कि आज जावेद साहब किशनगंज के सांसद हैं तो किशनगंज अभी सुरक्षित है, वो दलाली नहीं करते हैं। पहला बात, एक सांसद का इतना घमंडी रवैया मैं समझता हूं कि दुर्भाग्य है किशनगंज का, ऐसे लोग जिन्हें मरे हुए उनका भाई मरा है और उनके भाई से बोलने की मैं तमीज शब्द का इस्तेमाल करना चाहूंगा कि वो नहीं है, ऐसे लोग हमारा सांसद है। गांधी चौक जो है वो गांधी जी के नाम पे तो है, लेकिन वहाँ पे उनकी प्रतिमा ना होना ये बहुत बड़ी दुख की बात है। यहाँ के जितने बड़े नेता हैं या यहाँ के प्रशासन है, उन लोग की नाकामी का यह जीता जाता सबूत है। क्योंकि मैं भी हिंदू हूँ, मैं हिंदू समुदाय से आता हूँ, मैं अपने समुदाय के लोगों के बीच में बैठता हूँ, तो मैं ये देखा हूँ कि अगर आप हिंदू हैं तो मतलब आपको बीजेपी को सपोर्ट करना होगा। देखिए एएमयू किशनगंज, मैं यहाँ के एमएलसी डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, सीधा सीधा उन पे ये आरोप लगाता हूँ कि उनके कारण नहीं बन रहा है। अभी भी जितने भी पब्लिक हैं वो अगर अपने मुखिया मेंबर पे दबाव बनाए कि आपने एमएलसी में वोट दिया है जायसवाल जी को, अगर जायसवाल जी अभी आपको बिहार में बीजेपी के वो बहुत बड़े चेहरे भी हैं, वो अगर चाहे तो 1 महीना में एमई बन जाएगा। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि सांसद जी जो हमारे हैं वो फेसबुकिया नेता नहीं है। कुछ नेता फेसबुकिया किशनगंज में हैं जो हर मिनट में 2-4 फोटो डालते हैं। जावेद साहब राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, कभी उन्होंने ये साबित नहीं किया कि मैं राहुल गांधी का, एक भी उनका बयान नहीं है कि वो ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी का मैं करीब हूँ। आप कहना चाह रहे हैं कि जो लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी हैं वो लोग दिखा रहे हैं कि हम उनके करीबी हैं, लेकिन करीबी रह के भी अपना काम वो नहीं करवा पा रहे हैं। वो सिर्फ फोटो खिंचाते हैं, पटना जाते हैं। ये वो कौन है सर? इसके तरफ इशारा किसके तरफ है? इशारा है, आप समझ सकते हैं कि नीतीश के करीबी कौन है किशनगंज जिला में। आलम साहब, आप ये बात तो मैं नहीं बोलूंगा। तो नीतीश के जो करीबी हैं वो लोगों को बुर्बक बना रहे हैं। मैं बहादुरगंज से हूँ जी। सांसद जी फोन तो उठाते नहीं हैं, लेकिन सांसद का कोई काम है, मुझे उसे आवेदन देना है। एक नाम बताए कि बहादुरगंज का किस व्यक्ति को मैं पकड़ूं जो सांसद तक मुझे पहुंचा दे। जावेद साहब तक पहुंचना चाहता हूं, मैं बहादुरगंज से हूँ। मंजर हसन साहब नहीं है, वो दिल्ली निकल गए हैं। कोई दूसरा व्यक्ति कि मुझे जावेद साहब तक जाना है, कौन मुझे ले जा सकता है? मैं चाहूंगा कि कोचा धामन से आप दे दीजिए। फिरदौस भाई कोचा धामन के हैं, है ना, और फिरदौस भाई को सांसद जी से मिलना है, लेकिन सांसद जी फोन पिकअप नहीं कर रहे हैं। तो कोई एक व्यक्ति होता है ना, जैसे कि अख्तुल जी, आप एहसान हसन का नंबर ले सकते हैं। तो जो सांसद प्रतिनिधि उनसे फोन जा रहा है, एहसान भाई, है ना, तो आप देख रहे होंगे उनको फोन लगाया गया है, घंटी हो रही है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं वह उत नहीं दे रही है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। मैं चाहूंगा कि दूसरे नंबर से ट्राई करके फिर देख लें। सर उनके प्रतिनिधि तक फोन नहीं उठाते हैं। मैं चाहूंगा फिरदौस भाई के नंबर से ट्राई करके देख लिया जाए। और जितने भी है 50 बार सांसद जी का तो बात छोड़ दीजिए, आपने देखा मौजूदा जो सांसद है उनके प्रतिनिधि को फोन लगाया गया और रमीज रेजा ने फोन लगाया। जब हमारे जैसे लोगों का फोन वो रिसीव नहीं करते, आप सोचिए एक आम आदमी का क्या है कि पब्लिक के लिए कौन इलेक्शन लड़ता है? इलेक्शन अपने लिए लड़ा जाता है। कहने वाली बात होती है कि पब्लिक के लिए इलेक्शन लड़ा जाएगा, पब्लिक के लिए करूंगा। जो जीतते हैं ना सर, जो जीतते हैं ना, जीतने के बाद वो अपने घर बनाते हैं, अपनी जमीन लेते हैं, उनके रिश्तेदारों की नौकरी होता है। हाँ, जीतने का उनके रिश्तेदारों की नौकरी होता है, उनके भाई भतीजे की पहुंच बढ़ जाती है। जनता का काम आपको एक उदाहरण कि जब हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, जो टिकट जो बनता है, अधिकतर टिकट जो है पहले से दलाल वो करके रखते हैं, जो लोगों को टिकट नहीं मिल पाता। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, चूंकि हमारे किशनगंज सीमांचल के जो अधिकतर लोग हैं, चाहे दिल्ली, मुंबई, पौड़ी, पंजाब, पलायन करते हैं और उन्हें ट्रेन में बैठकर जाना पड़ता है, टिकट लेना पड़ता है, टिकट मिल नहीं पाता है काउंटर से। मैं खुले शब्द में बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी में जिलाध्यक्ष पिंटू चौधरी को हटाने की साजिश कौन कर रहे हैं? इतना बताना चाहता हूँ कि अगर पिंटू चौधरी पार्टी से हटे तो लोकसभा चुनाव में हम लोग भी पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। उनसे अच्छा विकल्प हम लोगों के पास नहीं है। चलिए, एक बड़ी बात निकलकर सामने आई कांग्रेस नेता से कि कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष है उन्हें हटाने की साजिश चल रही है, और ये साजिश कोई और नहीं कर रहे हैं बल्कि कांग्रेस के ही लोग कर रहे हैं। अगर पिंटू चौधरी जी कांग्रेस से उनको हटाया जाता है तो हम लोग भी कांग्रेस छोड़ देंगे। मैं युवाओं से एक अपील करना चाहता हूं कि कोई भी बड़े नेता ये नहीं चाहता है कि हमारा कार्यकर्ता हमसे आगे बढ़े। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं केडीबी लाइव, आपका पसंदीदा प्रोग्राम आपकी बात केडीबी लाइव के साथ। आज हमारे खास मेहमान हैं शंभू यादव जी, निर्वाचित जिला उपाध्यक्ष यूथ कांग्रेस है ये। उसके बाद ये धरनों के लिए जाने जाते हैं, कई सारे धरने हैं जो ये दिए हैं। ये जब विधानसभा अध्यक्ष भी थे किशनगंज के,
जिस समय हम भी बहादुरगंज के विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे यूथ कांग्रेस से। हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, काफ़ी यंग है और धरने के लिए जाने जाते हैं। किशनगंज से ये विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। भैंस पे चढ़ करके ये अपना नॉमिनेशन फाइल करने गए थे। सबसे पहले शंभू यादव जी, आपका हम खैर मकदम करते हैं KDB लाइव में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल आपसे हम ये करना चाहेंगे कि जब आप सब कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस में ही है जी, कांग्रेस पार्टी का एक योद्धा के रूप में आप जाने जाते हैं, पार्टी के लिए बहुत कुछ किया, पार्टी ने आपके लिए क्या किया है? देखिए, हम लोग पार्टी के लिए तो हैं, लेकिन हम लोग पहले पब्लिक का मुद्दा उठाते हैं। मैं कितने बार पार्टी की तरफ से मुझे नोटिस भी आया है कि आप पार्टी के खिलाफ ना बोले। मैं पार्टी को इसलिए लाइक करता हूं कि एक कांग्रेस पार्टी ही है जो सेकुलर पार्टी है, और कोई पार्टी मुझे नज़र नहीं आती है। पार्टी मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन मैं पार्टी के लिए तन मन धन से हूँ और मैं लोगों का मुद्दा हमेशा उठाते रहूँगा। मैं 8, 9, 10 साल से मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। गांधी चौक में गांधी जी की प्रतिमा लगी, इसके लिए भी आपने कई जगहों पर जहां ज़रूरत महसूस हुआ वहां आपने आवाज़ उठाया है। सोशल मीडिया के जरिए हो या फिर धरने के जरिए हो, आप इस बात को करते आ रहे हैं। कहाँ तक पहुँचा है गांधी की प्रतिमा? देखिए, गांधी चौक जो है वो गांधी जी के नाम पे तो है, लेकिन वहाँ पे उनकी प्रतिमा ना होना ये बहुत बड़ी दुख की बात है। यहाँ के जितने बड़े नेता हैं या यहाँ के प्रशासन है, उन लोग की नाकामी का यह जीता जाता सबूत है। बड़े नेताओं में मौजूदा जो सांसद है जी, किशनगंज भी घर है उनका, डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब, और जो विधायक है इजहारुल हसन साहब, दोनों ही आपके कांग्रेस से और आप भी कांग्रेस से। तो बड़े नेता का करके इनको आपके इशारा किधर है? मैं सभी बड़े नेताओं को, जिनको अंदर में ये आता है कि वो इन काम को करा सके, मैं पार्टी में हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं मुद्दे के लिए मैं अपने आप, अगर किसी का गार्जियन, अगर मेरे पापा कुछ गलत करेंगे तो अपने गार्जियन को भी टोकूंगा कि आप पापा गलत कर रहे हैं। तो मैं जो समझ लीजिए आप। बड़े लंबे समय से आप कांग्रेस में टिके हुए हैं और कांग्रेस के लिए आप बहुत कुछ किए भी हैं, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। चूँकि आप यूथ कांग्रेस से हैं, तो जिला अध्यक्ष, आप उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष कौन है? जिला अध्यक्ष आज़ाद साहिल है, जो अभी चुनाव हुआ था कुछ दिन पहले, ऑनलाइन वोटिंग हो रही थी। मैंने भी प्रयास किया, लेकिन कुछ वोटों से मैं पीछे रह गया, जिसके कारण पार्टी में एक सिस्टम होती है कि अगर आप सेकंड करते हैं तो निर्वाचित उपाध्यक्ष वो पटना से ही बनता है। निर्वाचित उपाध्यक्ष पटना से बनता है। इस पद को का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं? जनता को क्या फ़ायदा हो रहा है? आप जो उपाध्यक्ष है यूथ कांग्रेस के, जनता को इससे क्या बेनिफिट है? देखिए, मैं जनता का हर एक मुद्दा उठाता हूँ। मैं बार बार एक बात सबको कहता हूँ कि मैं पार्टी में हूँ, लेकिन मैं पार्टी से हट के काम करता हूँ। मेरा काम करने का तरीका जो है वो पब्लिक के लिए, मैं पार्टी के बैनर तले से हट के है, पब्लिक के लिए जो मुझे अच्छा लगता है मैं करता हूँ। अवैध खनन को लेकर आपने धरना दिया था, जिला परिषद नासिक नादिर भी आपके साथ तस्वीरों में देखे गए थे। क्या हुआ? अवैध खनन बंद हो गया, या फिर आप लोग जो आवाज़ उठाए थे, या फिर टेबल के नीचे से जो बात हुई वो हो गई और फिर आप खामोश हो गए? देखिए, नहीं, उसके बाद मैंने एक आवेदन भी SP साहब को दिया था, जिस पे कार्रवाई हुई। और मैंने जो आपको खनन इंस्पेक्टर है, जो SDM थे, आपको ऐसे कुछ नाम है, मैं उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा, मैं उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि शंभू जी, आपके धरने के कारण हम लोगों ने लगभग 20 से 30 लाख का फाइन मारा गया है, आप ग्राउंड में पता कर सकते हैं। कुछ लोगों का आरोप है, कुछ लोग आरोप लगाते हैं आप पर, वो कहते हैं कि शंभू यादव को काम तो है नहीं, वो कुछ करते तो है नहीं, बस बैठ जाते हैं और धरना देना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, ये वही लोग बोलते हैं जिसको समाज से कोई मतलब नहीं है। मेरा कहना है कि अगर अभी का जो बच्चा है या जो जमाने का अगर बच्चा नहीं रोता तो माँ उसको दूध भी नहीं पिलाती है। तो जब तक ने हम लोग कोई किसी मुद्दे पे आगे बढ़ेंगे तो कैसे हमारे नेताओं या फिर हमारे सरकार तक बात पहुँचेगी? अगर आवाज़ उठाना गलत है तो आज अरविंद केजरीवाल एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए। आप लोगों को याद होगा 2014 में अन्ना हजारे के साथ उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था, वो धरना के कारण आज CM बन गए। तो अगर किसी कोई मुद्दा उठाना अगर किसी को गलत लगता है तो मैं गलत सही हूँ। वो CM बन गए और आप धरना देख करके कहीं विधायक बनने नहीं, मुझे मैं एक एग्जांपल दिया कि जो धरना देने से क्या फ़ायदा होता है। वो CM बन गया, और जब अरविंद केजरीवाल CM बन सकते हैं धरना देकर, तो जो शंभू जी है वो विधायक तो बन ही सकते हैं। देखिए, मैं पब्लिक के लिए, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं पब्लिक के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं किसी भी मुद्दे में आप बोलिए, मैं धरना से लेके जमीनी स्तर से जो काम कोई नेता नहीं करता वो काम मैं करता हूँ। जैसे अब तक आपके द्वारा किए गए कुछ कार्यों का विवरण? जैसे कुछ ऐसे लोग जो जिसको इंदिरा आवास में अवैध वसूली किया गया था, मेरे चकला पंचायत का ही ये मामला है। मैंने तुरंत
उस वहाँ के बीडीओ साहब को फ़ोन किया तो उसके बाद वो फैमिली कुछ दिन बाद मेरे पास आए, बोले शंभू जी आपने जो फ़ोन किया था तो मुझे वहाँ के, मैं नाम नहीं लूँगा, कोई जनप्रतिनिधि थे जो उससे पैसा लिए थे उनको पैसा रिटर्न कर दिया, पहला काम। दूसरा काम, किसी का बाइक पकड़ लेता है, कोई मान लीजिए कि लीगल आदमी है, अगर पुलिस उसको टॉर्चर करती है, उससे पैसा मांगती है, तो वहाँ पर मैं जाके उनका सहायता करता हूँ। या कोई भी ऐसा पब्लिक को लगे कि मेरे का अभी आप मेरा ID खोल सकते हैं शंभू यादव फैन क्लब से, मैं अभी आज भी रेलवे स्टेशन जो जाती है रोड, जहाँ भी मैं रोड ख़राब देखता हूँ मैं रील्स बना के, मतलब मैं पब्लिक को, नेता को जगाने का काम करता हूँ। चूँकि आप कांग्रेस से है तो आपके जो बड़े नेता है, बड़े लीडर है राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे। भारत टूटी कहाँ थी, जो जोड़ने वाली बात थी मैं बताना चाहूँगा। हालांकि कांग्रेस जरूर टूट गई है ना। कांग्रेस एक लंबे समय से राज किया हिंदुस्तान में, लेकिन उसके बाद कांग्रेस जरूर टूट गई है। तो ये भारत जोड़ो यात्रा थी या कांग्रेस जोड़ो यात्रा थी? देखिए, ये भारत जोड़ो यात्रा इसलिए थी कि आप एक बात तो अच्छे से जानते हैं कि अभी का जो डेट है, अगर कोई मामला होता है कोई दो लड़का के बीच, तो पहले आदमी पूछता है कि कौन जात है। इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक टूटा है। हिंदू मुस्लिम पहले नहीं था, पहले आदमी जानता था कि वो फलाना दोस्त लेगा, अब क्या कि नहीं वो हिंदू है। ये तो लोगों को अच्छे से पता है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, पहला बात। दूसरा बात कि अभी एक अडानी का नया मामला आया, आप लोगों ने संज्ञान में देखा होगा, उससे SBI का करोड़ों अरबों रुपया लेकर भागा हुआ। लेकिन जो लोग छोटे मोटे लोन लेते हैं उनके घर में बड़ा बड़ा नोटिस पहुंचते हैं। अभी बिजली का 30,000 किसी का बिल था, उसको डायरेक्ट पुलिस उठा के ले चले गई। तो ये भारत पूरा टूट चुकी है। कांग्रेस हालांकि टूट गई है। कांग्रेस की जो साख है, बहुत कम राज्यों में कांग्रेस की शासन बची हुई है और कांग्रेस धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है। देखिए, यही नारा कांग्रेस जुड़ पाएगा क्या भारत जोड़ो यात्रा से? कांग्रेस का जो बचा हुआ अस्तित्व है, क्या वो वापस आ पाएगा, वर्चस्व जो पुराना अंदाज? बिल्कुल। हम लोग 2024 में हम लोग सरकार बना रहे हैं कांग्रेस। ये हम लोगों का आत्मविश्वास कहिए या पब्लिक का सपोर्ट कहिए, हम लोग 2024 में सरकार बना रहे हैं। और अभी जो राहुल गांधी रैली की है, मैं चैलेंज करता हूँ बीजेपी के या किसी भी नेता को कि आप एक दिन चल के दिखाइए। राहुल गांधी आपने जातिवाद की बात की कि जातिवाद काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो कहना कहें चूँकि आप कांग्रेस ही है, कांग्रेस से है, तो इसकी जो जड़ है, इसकी जो बुनियाद है, ये कांग्रेस की ही लगाई हुई आग है जिसमें आज पूरा देश जल रहा है। चाहे आप अयोध्या की बात करें, बाबरी मस्जिद की बात करें, जो ताला खोलने वाली बात थी, कहना कि राजीव गांधी के अगर वो ना खुलते तो सारी चीज़ें नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कांग्रेस के लगाई हुई आग में आज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उसमें तेल डालने का काम कर रहा है। देखिए, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि अभी के जितने भी युवा हैं उनको ये सब मामला आप जो बता रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। लोग ये जान रहे कि मोदी है तो हम लोग का भगवान है, क्योंकि मैं भी हिंदू हूँ, मैं हिंदू समुदाय से आता हूँ, मैं अपने समुदाय के लोगों के बीच में बैठता हूँ, तो मैं ये देखा हूँ कि अगर आप हिंदू हैं तो मतलब आपको बीजेपी को सपोर्ट करना होगा। ये मैं अपना निजी पर्सनल बात मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा धारणा बन गई है। जी, ऐसा माहौल बन गया। अगर हिंदू हैं, अगर मैं कांग्रेसी हूँ, तो कुछ लोग मुझे ये बोलते हैं कि ये हिंदू के नाम पे कलंक है, हिंदू के नाम पर कलंक, डायरेक्ट मुझे बोलते हैं ये कलंक है। इससे आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी, क्योंकि देखिए आप मुस्लिम हैं, आपके सामने वो बात नहीं बोलेंगे। मैं हिंदू हूं तो मुझे कहीं ना कहीं वो लोग जानते हैं कि मेरे जात का है। तो मैं बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि लोग को विकास से कोई मतलब नहीं है। यानी हिंदू होने का मतलब कि बीजेपी जी 99%, 1% आते हैं जिसमें हम लोग आते हैं, जो हम लोग सच्चाई को जानते हैं कि ये बीजेपी कुछ नहीं है, ये बीजेपी सिर्फ देश को बर्बाद किया। मैं चैलेंज करता हूँ कि बीजेपी एक भी, आप किशनगंज से थी नहीं, पूरे इंडिया में एक भी सरकारी अस्पताल देख लीजिए या कॉलेज देख लीजिए, स्कूल देख लीजिए जो मोदी बनाया है, तो मैं समझता हूँ कि मैं बीजेपी में जुड़ जाऊँगा। अगर दिखा दे कोई बिहार में या कहीं भी कि नरेंद्र मोदी के फंड से मोदी ने किसी सारा साल का उद्घाटन किया, उज्ज्वला योजना है और बहुत सारी ऐसी शौचालय बनाए, बहुत सारी चीजें तो उसमें नुकसान हो रही है ना। आप जो उज्ज्वला योजना का नाम लिए हैं, तो अभी जितने भी सिलेंडर है, मैं समझता हूँ कि सब सिलेंडर घर में, चूल्हा का घर में रखा हुआ, गाय वाला घर में। कारण क्या है कि आपने दाम तो बढ़ा दिया, वो जो पैसा अकाउंट में आता था वो भी नहीं आता, पता कर सकते हैं। देश की जो हालात है, चाहे कानून व्यवस्था की बात करें या बेरोजगारी की बात करें या फिर योजनाओं में जो बंदरबाट होता है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार है और चीज़ों को सही से कर नहीं पा रहा है। क्योंकि सरकार सही चीज़ करता तो शायद देश खुशहाल होता। तो हम स्थानीय मुद्दों पे आना चाहेंगे। हम दिल्ली से वापस किशनगंज आना चाहेंगे। हम किशनगंज आ चुके हैं, यहाँ पर सांसद आपका है, विधायक आपका है। किशनगंज में जो जाम की समस्या, चूँकि मैं अब कंटिन्यू किशनगंज में हम लोग रहते हैं, तो आप पश्चिम पाली से अगर कहीं जाना चाहे तो आप जाम में फंस जाते हैं। जो ये सामने मारवाड़ी कॉलेज के बाद जो सड़क है, ये सड़क आपके जो यहाँ स्थानीय विधायक जो भी है, क्या नाम भी है उनका, तो कम से कम ये चीज़ तो उन्हें
उन्हें सही करनी चाहिए थी। देखिए, इस मुद्दे पे विधायक जी और सांसद जी लिख के भी दिए हैं, प्रयास किए हैं, मुझसे भी लिख के देने से बात आती है, याद आ रही है तो कि सांसद जी अक्सर लिख कर ही मांगते हैं। नहीं, वो बोले हैं कि मुझे कि इस साल के आखिरी तक पश्चिम पाली टेम्पो स्टैंड जो है वो आपको मरवाड़ी कॉलेज के पास शिफ्ट होगा, और जो जाम की समस्या है उसका एक रूट मैप बनेगा कि टोटो अगर जाएगा तो एक लाइन से जाएगा, उसका भी रूट मैप बन रहा है, इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। इजहारुल हसन साहब जो कि किशनगंज के विधायक हैं, उनके जो क्षेत्र है, पोठिया हो, किशनगंज हो, सड़कों की स्थिति काफ़ी जर्जर है और सारी चीज़ें, और क्षेत्र में भी और विधायकों के बनस्पत उनको बहुत कम देखा जा रहा है। कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि एक विधायक की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए उसे निभाने में कहीं ना कहीं वो नाकाम? नहीं, देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि किशनगंज के जो विधायक हैं वो अभी तक तो ठीक ठाक ही काम कर रहे हैं, और पोठिया में वो अभी आपको छतरगाछ चिचुआबाड़ी से जो जाती है इस्लामपुर की तरफ, उसका चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया है। और जहाँ तक कि मुझे संज्ञान में है कि इजहारुल हसन जी काम ठीक कर रहे हैं, कुछ कमी है, होती है, नया नहीं है, अभी थोड़ा सा हम लोग भी राय मशवरा करेंगे। एमयू के लिए आप अनशन में बैठे थे, है ना, भूख हड़ताल आपका काफ़ी दिनों तक चला, लगभग 6 या 7 दिनों तक चला। 3 दिन तक चला था। 3 दिन तक चला था, फिर उसे पदाधिकारियों द्वारा पहल किया गया। किशनगंज थाना अध्यक्ष सीओ साहब आए थे। हाँ, फिर अब उसे थोड़ा क्या कुछ लग रहा है आपको? देखिए, एएमयू किशनगंज मैं यहाँ के एमएलसी डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल सीधा सीधा उन पे ये आरोप लगाता हूँ कि उनके कारण नहीं बन रहा है। कारण इसलिए कि सबको पता है कि ये केंद्र सरकार का योजना है, वो वोट तो मुस्लिम का ले लेते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे मुस्लिम के जनप्रतिनिधि भी इसमें जिम्मेवार हैं। यहाँ के मुखिया, मेंबर, जिला परिषद, आप लोग जब उनको वोट करते हैं, आप लोग ये बोलते हैं कि मैं बिना पैसा का वोट किया, तो उनसे ये क्यों नहीं वादा करवा लेते हैं कि आप एमयू का बनवाइए। अभी भी जितने भी पब्लिक हैं वो अगर अपने मुखिया, मेंबर पर दबाव बनाए कि आपने एमएलसी में वोट दिया है जायसवाल जी को, अगर जायसवाल जी अभी आपको बिहार में बीजेपी के वो बहुत बड़े चेहरे भी हैं, वो अगर चाहे तो 1 महीना में एमई बन जाएगा। किशनगंज में जो लोग चुनाव के वक्त में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा देने से यहाँ काफ़ी होता है, कोई भी नेता बन जाता है। हालांकि यहाँ पे ज़्यादातर शासन राष्ट्रीय जनता दल ने किया, कांग्रेस ने किया, लेकिन हर चुनाव में यहाँ के चूँकि मुसलमानों को, यहाँ के जो आबादी है उसको भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाया जाता है और वो नेता बन जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर जितने भी कांग्रेसी आते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता आते हैं, सब दिलीप जायसवाल साहब को बदनाम करके एमयू से पाला झाड़ना चाहते हैं। जबकि दिलीप जायसवाल साहब जो उनकी खुद की ये है मेडिकल कॉलेज है, वहाँ जब कई सारी लोगों का प्रतिदिन गरीबों का इलाज होता है। आपके जो सांसद हैं वो सिर्फ हाथों में एक पोस्टर लेकर खड़े हो जाते हैं, जबकि मसला ये है कि फंड की बात नहीं है। अगर फंड की कमी हो तो शंभू यादव, रमीज रेजा जैसे लोग 10-10 रुपया दे देंगे तो 2-4 बन सकते। असल जो लड़ाई था कि लीगली जो कोर्ट का काम तो वो नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं पोस्टर लेकर खड़ा होने का मतलब वो दिखा रहे कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, जबकि पोस्टर हाथों में लेकर लड़ने से कुछ नहीं हो, क्योंकि फंड की कोई बात ही नहीं है। नहीं, देखिए, वो पोस्टर लेके खड़े भी रहते हैं। और पटना में वो कितने मंत्री से मिल चुके हैं, आप लोगों ने देखा, वो बराबर नहीं मिल रहे हैं, बराबर वो प्रयास कर रहे हैं, और वो सदन में भी आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि सरकार रिलीज करेगी, केंद्र सरकार में तो हम लोग हैं। वही चीज आपको बताना चाह रहे हैं कि सदन में आवाज उठाना एक अच्छी बात है, पोस्टर दिखाना अच्छी बात है, मंत्रियों से मिलना अच्छी बात है, लेकिन मामला यहाँ पर है कि कोर्ट जाना चाहिए उन्हें। अगर उस विषय में भी मिले हैं, कोर्ट में भी मिले हैं। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सांसद जी जो हमारे हैं वो फेसबुकिया नेता नहीं है। कुछ नेता फेसबुकिया किशनगंज में है जो हर मिनट में 2-4 फोटो डालते हैं। जावेद साहब राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, कभी उन्होंने ये साबित नहीं किया कि मैं राहुल गांधी का, एक भी उनका बयान नहीं है कि वो ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी का मैं करीब हूँ। जबकि आप लोगों ने खुद देखा होगा फोटो में, वो संसद भवन में हो चाहे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हो, सांसद जी राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, लेकिन वो कभी साबित नहीं करते, वो फेसबुकिया नेता नहीं है, इसलिए लोगों को जानकारी नहीं मिल पाता। सांसद जी जो है मौजूदा सांसद किशनगंज से, वो राहुल गांधी का बहुत करीबी है, कभी दिखा नहीं रहे कि हम उनके करीबी हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि जो लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी हैं वो लोग दिखा रहे हैं कि हम उनके करीबी हैं, लेकिन करीबी रह के भी अपना काम वो नहीं करवा पा रहे हैं। वो सिर्फ फोटो खिंचाते हैं, पटना जाते हैं। ये वो कौन है सर? ये वो से मुराद किसकी है, किसके तरफ इशारा, किसके तरफ है? इशारा है, आप समझ सकते हैं कि नीतीश के करीबी कौन है किशनगंज जिला में। आलम साहब, आप ये बात तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन लोग जानते हैं। नहीं, करीबी की जब बात आई उसका अपनी सारी चीजें जो कहा, मैं समझता हूँ कि शायद। और जहाँ तक कि पटना जाते हैं, सिर्फ मंत्री से मिलने से और सेक्रेटरी से मिलने से कुछ नहीं होता। अगर आप इतने सीएम के करीबी हैं तो आपने जो अभी, लेकिन आप ही के महागठबंधन के नेता हैं, आप ही के पार्टी के हैं, ये आपके बयानों से ये नहीं लग रहा है कि आपका गठबंधन सही नहीं चल रहा है? देखिए, बात गठबंधन की नहीं, बात लोगों की गुमराह किया जा रहा है। यहाँ पे क्या है कि लोगों को बताया जा रहा है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अगर आप इतने ही करीबी हैं
आप एएमयू के बारे में अगर सीएम साहब को अगर बोल दिया जाए, वो एक मुख्यमंत्री है, वो अगर एक बार चाहे तो कुछ ना कुछ बात आगे बढ़ेगी। अभी एक पुल है खरखरी भेरवेरी, सिर्फ मैनंदा में एक पुल बना हुआ है, मोजाबाड़ी का पुल। उसके अलावा यहाँ से आप ठाकुरगंज चले जाएँ, आपको भंकर एक जगह का नाम है, जो जिला परिषद फैजान अहमद हमारे छोटे भाई हैं, वो इससे पहले भी धरना दिए थे, तो वो सब मुद्दा उनको नहीं सूझ रहा है। मैं बात करना चाहता हूँ उन्हीं से कि आप जो बात अभी बोले एनजीटी वाला मामला, तो वो बिहार सरकार के अंडर में है, केस बिहार सरकार में हुआ है या बिहार के लोग ने केस किया, जो भी मामला है, तो नीतीश के जो करीबी हैं वो लोगों को बुर्बक बना रहे हैं, सिर्फ फोटो डाल के कि मैं पटना में इससे मिला, मैं उससे मिला, मैं ये बनवा दिया, मैं वो बनवा दिया। अगर इतने ही करीबी हैं तो आप एएमयू बनवा दीजिए। फिर जावेद साहब क्या कर रहे हैं? वो भी तो वही कर रहे हैं, इससे मिले उससे मिले। वो सदन में मुद्दा उठा रहे हैं भैया, अब सदन में उनको पहुंचाया गया है तो सदन में वही ना उठाएंगे। और वो काम भी किए हैं, वो काम भी किए हैं उनका। आप ये अभी जो लौचा वाला पुल देख रहे हैं, या अभी जितना भी लौचा वाला पुल, जी लौचा पुल जो है, नहीं लौचा पुल तो वो मौलाना साहब कासमी साहब, लेकिन इनके रीजन में कार्यकाल में वो बना, और इनके देख रहे, मैं भी गया था उनके साथ बर्मन में, वो इंजीनियर से बात करके डॉक्टर जावेद साहब ही वो काम करवाए हैं लौचा पुल। चलिए, हो सकता है सारी चीज़ें में हम बाद में आएंगे। जावेद साहब की काम की बात आई तो वो जनता खुद जान रही है कि किस। और एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ कि आज जावेद साहब किशनगंज के सांसद हैं, तो किशनगंज अभी सुरक्षित है। वो दलाली नहीं करते हैं, पहला बात। वो किसी गलत का अगर आपको वो भला नहीं करेंगे तो आपका बुरा भी नहीं करेंगे। नहीं तो भला होना चाहिए ना जी। भला नहीं करेंगे वाली बात क्या है? नहीं मतलब एक मिसाल दिया कि वो किसी का गलत आदमी का साथ नहीं देते, वो सबसे पहला बात। और सब नेता को आपने देखा होगा, बहुत से नेता बहुत काम करते हैं। जब उनसे कोई फ़ोन करता है और अपनी समस्या बताता है तो वो किस रुझान में बात करते हैं, लिख कर दो या जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखिए उसके बाद एक धनगरा साइड की एक मामला है, जब उनका जो विदेश में कोई डेथ कर जाता है उसको लाने के लिए, हालांकि मास्टर मुजाहिद साहब की पहल के बाद वो डेड बॉडी घर तक पहुँच गई। जब जावेद साहब तक उनसे बात, उनके भाई ने खुद मुझसे कहा, जब हम उससे वहाँ गए थे तो डॉक्टर जावेद साहब ने उन्हें कहा था कि आप बिना लीगली आप मैंने जो प्रोसेस है उसे किए बिना आप विदेश भेज देते हैं जब कमाने की नीयत से, जब भाई मर जाता है। मुझे बोलते हुए भी वो बात बड़ा दर्द होता है। उसके बाद फिर हमारे नेताओं के पास आते थे। एक सांसद का इतना घमंडी रवैया, मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्य है किशनगंज का, ऐसे लोग जिन्हें मरे हुए उनका भाई मरा है और उनके भाई से बोलने की मैं तमीज़ शब्द का इस्तेमाल करना चाहूँगा कि वो नहीं है, और ऐसे लोग हमारा सांसद है। उसका मैं जवाब देता हूँ। देखिए इसमें होता क्या है, मैं भी उनके साथ लगभग 8 से 10 साल, उनके भाई ने खुद कहा है जिस तरह की लैंग्वेज एक सांसद जी उसका कारण है जो है ना, छोटा सा बच्चा एकदम जिसको जो ABCD नहीं पढ़ा है सर, को का घर नहीं पढ़ा है, वो इस तरह से मेरा जवाब। उसका कारण ये है कि आपको जो पेश किया गया वो वाला तो आपने सुना, लेकिन इसमें होता क्या, मैं आपको एक्चुअली बता देना चाहता हूँ। मैं उनके साथ रहा हूँ 7-8 साल। जावेद साहब को किसी भी मुद्दे को स्पेशल फ़ोन पे 2-3 फ़ोन करके पहले टारगेट किया जाता है, परेशान किया जाता है। आप ही को एक ही मैटर में 3 कॉल आएगा, तो 3 कॉल में आपने जब उनको समझा दिया कि ये प्रोसेस है, उसके बाद फिर चौथा कॉल जो आएगा उसको वायरल कर दिया जाएगा। हम बात ही नहीं कर सकते हैं। अगर हम सांसद होते, अगर मैं परेशान करता, मैं दूसरे को पकड़ा देता, या फिर मैं कहता कि आप हमारे पास आइए, या फिर मैं आपके पास जाता हूँ, मैं लेकिन फोन पे उससे उलझता नहीं। देखिए जहाँ तक ये बोल रहे थे, एक लड़कपन वाली राजनीति कर रहे हैं। देखिए जावेद साहब जो है, उनके बारे में एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ। वो जो है वो पब्लिक के लिए काम करते हैं, लेकिन वो दिखावा नहीं करते हैं। मैं दावा करता हूं कि आज अगर वो अन्य नेता की तरह दिखावा करे तो लोग उनके दीवाना हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, जावेद साहब पब्लिक के लिए काम करते हैं, मैं बहादुरगंज से हूँ, सांसद जी फोन तो उठाते नहीं है, लेकिन सांसद का कोई काम है, मुझे उसे आवेदन देना है। एक नाम बताए कि बहादुरगंज का किस व्यक्ति को मैं पकड़ूं जो सांसद तक मुझे पहुँचा दे। जी अभी हमारे मंजर हसन उप कलेक्टर साहब वहाँ के कांग्रेस के हम लोग का मेन, मैं अगर इसका नंबर आप बोलेंगे तो मैं फ़ोन ला के ट्राई कर सकता हूँ और उन्हें पूछ लेते हैं कि मुझे सांसद जी से मिलना है, देखते हैं क्या जवाब आता है। नंबर बोल। उनका नंबर तो अभी फिलहाल नहीं है, और नंबर नहीं है। अगर मेरे पास नंबर होता तो मैं समझता हूँ, अगर नंबर होता तो ये साबित हो जाता। इस बात को मैं मानता हूँ। चलिए कोई दूसरा कोई नाम कि मैं जावेद साहब तक पहुंचना चाहता हूं, मैं बहादुरगंज से हूं, मंजर हसन साहब नहीं है, वो दिल्ली निकल गए हैं, कोई दूसरा व्यक्ति कि मुझे जावेद साहब तक जाना है, कौन मुझे ले जा सकता है? जी अभी मैं उसे नंबर वो फ़ोन करके पूछूंगा मैं अभी हम लोग का संगठन, ये बात आपका कहना सही है कि हम लोग का संगठन अभी थोड़ी कमज़ोर हो चुकी है, कांग्रेस का संगठन, इस बात को मैं मानता हूँ। हम लोग इसके लिए नई तैयारी कर रहे हैं, नया संगठन बनाएंगे हम लोग। और आपने सही कहा कि बहादुरगंज में कांग्रेस का मजबूत कार्यकर्ता कोई नहीं है। जब आप थे रमेश भाई, हमको याद है
14 या 15 का बात होगा। उस समय आप विधानसभा अध्यक्ष थे, आप काफ़ी एक्टिव थे। लेकिन उसके बाद मैं समझता हूँ कि और कोई बहादुरगंज से मुझे नहीं लगा कि जो कि जज्बाती से कांग्रेस के लिए काम कर सके। चलिए ठाकुरगंज से बता दीजिए कि मैं ठाकुरगंज से हूँ और मुझे हमारे मौजूदा एमपी तक पहुँचना है। जी, ठाकुरगंज में है, नहीं लग रहा है। ठाकुरगंज में मैं चाहूँगा उसका नंबर दीजिए और मैं उससे साबित हो जाएगा कि सच्चाई क्या है सर। जी देखिए सर, ये आपका कहना सही है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि कोचा धामन से आप दे दीजिए। फिरदौस भाई कोचा धामन के हैं, है ना, और फिरदौस भाई को सांसद जी से मिलना है, लेकिन सांसद जी फोन पिकअप नहीं कर रहे हैं। तो कोई एक व्यक्ति होता है ना, जैसे कि अख्तुल जी, आप एहसान हसन का नंबर ले सकते हैं। मैं चाहूँगा आप नंबर दिए, मैं फ़ोन लगाता हूँ, क्या वो फ़ोन उठा लेते हैं या फिर उन्हें कहूँगा कि मुझे सांसद जी से मिलना है, सारी चीज़ें मैं चाहूँगा कि एहसान हसन का आप नंबर दे, मैं डायल करूँगा उन्हें कि कब से चलिए उनका प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि क्या हो सकता है, प्रतिनिधि फ़ोन उठा ले। जी 885 जी, चलिए मैं फ़ोन लगा के ही ट्राई कर लेता हूँ। 8579 जी, हाँ उसका नंबर। चलिए हम फ़ोन लगाते हैं, देखते हैं प्रतिनिधि साहब फ़ोन उठा रहे हैं। ये सांसद जी के प्रतिनिधि किशनगंज के हमारे एहसान भाई। तो जो सांसद प्रतिनिधि उनसे फ़ोन जा रहा है, एहसान भाई है ना, तो अब देख रहे होंगे उनको फ़ोन लगाया गया है। शंभू यादव जी ने नंबर दिया है कि अगर सांसद जी से बात नहीं हो पा रही है, अब रिंग सुन सकते हैं। घंटी हो रही है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं वह उन नहीं दे रही है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। मैं चाहूँगा कि दूसरे नंबर से ट्राई करके फिर देख जाऊँ। सर उनके प्रतिनिधि तक फ़ोन नहीं उठाते हैं। मैं चाहूँगा फिरदौस भाई के नंबर से ट्राई करके देख लिया जाए, और जितने भी है 50 बार। सांसद जी का तो बात छोड़ दीजिए, आपने देखा मौजूदा जो सांसद है उनके प्रतिनिधि को फ़ोन लगाया गया और रमीज़ रेजा ने फ़ोन लगाया। जब हमारे जैसे लोगों का फ़ोन वो रिसीव नहीं करते, आप सोचिए एक आम आदमी का हो क्या सकता है कि हो सकता है अभी वो कल सांसद जी आने वाले हैं, तो हो सकता है कि उनके लिए वो रूटीन भी बनाते हैं कि कहाँ। मैं उनके कॉल हिस्ट्री दिखा सकता हूँ। ऐसे लगभग 25 आदमियों ने मुझे मैसेज किया है। मैं चाहता हूँ कि उनके प्रतिनिधि तक फोन नहीं उठा रहे हैं, और कॉल करें उनको। मैं चाहता हूँ कि एक बार उनके प्रतिनिधि तक फोन नहीं उठा रहे हैं, और इस तरह से बहुत सारे ऐसे लोगों की शिकायत है कि सांसद तक उनकी बात नहीं पहुँच पाती है। काम जो होना है वो अलग सी बात है, कम से कम सांसद जी का एक रवैया होना चाहिए, उनके कुछ लोग होना चाहिए कि जनता, हमारी जनता बहुत सताए हुए लोग आप हमें कॉल कर सकते हैं, अगर ऐसी कोई बात है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैंने उनके प्रतिनिधि का प्रूफ दिखाया कि कैसे लोगों को प्रतिनिधि बनाते हैं, उनके प्रतिनिधि तक फोन नहीं उठाते हैं, और ऐसे लोग हमारे यहाँ के सांसद है। मैं तो कहूँगा कि हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हो सकता है वो कहीं बिजी होंगे, हो सकता है। चलिए इन सारी चीज़ों से हम बाहर निकलना चाहिए। अगर शंभू यादव को मौका मिला चुनाव लड़ने का जी, तो किस पद पर चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मेरा 2-3 सपना है किशनगंज के लिए। वो है एएमयू हो गया। उसके बाद आपको ये जो बहादुरगंज किशनगंज रोड है, इसको मैं चाहता हूँ कि चौड़ीकरण हो, इसलिए कि आए दिन इसमें दुर्घटना होती है। आज भी एक पेशेंट का दुर्घटना हुआ जिसको जिला परिषद हमारे। चलिए, ये आपका सपना है, मैं चाहूँगा कि ये साकार हो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। लेकिन अगर आपको चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो आप किस पद पर, चूँकि विधानसभा चुनाव आप लड़ चुके हैं, कितने वोट आए थे उसमें? जी, उसमें मुझे लगभग 900 कुछ वोट आया था। जो बेहतर बात थी उसमें भैंस में बैठ कर जो आपका जाना था वो काफ़ी चर्चा का विषय बना था, और एक अच्छी चीज़ थी। शंभू यादव और आपके साथ एक और युवा ने भी कोचा धमन से लड़ा था, उनका नाम नादिर, जो मेरे दोस्त भी, और वो भी ठेला चला के या कुछ इस तरह से गए थे, जो आप दोनों का जाने का जो वो था काफ़ी बढ़िया लगा था। तो आगे अगर मौका मिलता है तो क्या इजहारुल हसन साहब को टक्कर देंगे आप? देखिए, वैसा कुछ होगा तो हम लोगों को मिला के, मैं कुछ भी राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं। अगर जरूरत पड़ा तो शंभू यादव जो मौजूदा विधायक है इजहारुल हसन साहब कि अगर हमें सुन रहे हैं तो खतरे की घंटी है, शंभू यादव जी चैलेंज कर सकते हैं। जी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं पब्लिक के लिए अगर लगेगा कि मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ेगा तो मैं लड़ूंगा, लेकिन मैं पब्लिक का मुद्दा को उठाऊंगा, चाहे मुझे पार्टी। पब्लिक के लिए कौन इलेक्शन लड़ता है? इलेक्शन अपने लिए लड़ा जाता है। कहने वाली बात होती है कि पब्लिक के लिए इलेक्शन लड़ा जाएगा, पब्लिक के लिए करूँगा। जो जीतते हैं ना सर, जो जीतते हैं ना, जीतने के बाद वो अपने घर बनाते हैं, अपनी जमीन लेते हैं, उनके रिश्तेदारों की नौकरी होता है। हाँ, जीतने का उनके रिश्तेदारों की नौकरी होता है, उनके भाई भतीजे की पहुँच बढ़ जाती है। जनता का मैं आपको एक उदाहरण ये देना चाहता हूँ कि आप तो मुझे लगभग कांग्रेस पार्टी में 10 साल से जान रहे, 9 साल से। अगर मैं पैसा कमाना आपके स्टूडियो में आज पैदल आया, एक दोस्त मुझे बाइक से आप छोड़ के गए, मैंने देखा। आप सोचिए कि
मुझसे जो बाद में पार्टी में आए वो लोग करोड़ों का ठेकेदारी करते हैं। मैं जो राजनीति कर रहा हूँ, मैं दिल से अगर जनता के लिए कर रहा हूँ, मैं अगर कमाने के लिए चाहता तो आप खुद जीता जाता। आपके अंदर एक कमी है ना जी, आपको चापलूसी नहीं आती है जी, आपको जी हुजूरी नहीं आती है, आप पार्टी में रहकर पार्टी के खिलाफ बोल देते हैं। चूंकि आप तभी को कर सकते हैं, तलवे चाटने का हुनर आप में होना जो कि चाहिए। मैं कभी नहीं करूंगा। मैं पब्लिक के लिए मुद्दा उठाऊंगा, मुझे सांसद के खिलाफ बोलना पड़ेगा तो मैं बोला भी हूँ और मैं आगे भी तैयार हूँ। अगर ऐसी कोई परिस्थिति कुछ भी होगा तो मैं अपने सांसद विधायक किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगर पब्लिक के लिए मुझे करना पड़े तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। आगे जो चीज़ें हैं जिसे आप लाइव चला रहे थे किसी रोड के लिए, मैं भूल रहा हूँ कौन सी रोड थी वो, जो आज आपने लाइव सदर अस्पताल का रोड था, रेलवे स्टेशन का रोड था। वो रोड किस विधानसभा में पड़ता है? वो किशनगंज में पड़ता है। वहाँ के विधायक कौन है? इजारुल हुसैन विधायक। आप ही के पार्टी के? आप डायरेक्ट फोन करते कि रोड की हालत लिख के देते? उसमें मामला है कि मैंने क्या जरूरत है वहाँ लाइव चलाने की? वो रेलवे का रोड है, वो रोड रेलवे का है। उसमें एक नियम है कि वो रोड रेलवे ही बनाएगा। तो मैं उसमें गुजारिश किया हूँ, आपने सुना होगा लाइव में, मैं ये नहीं बोला कि आप लोग बनाए, मैं बोले ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि लोग को वो तो पता नहीं कि वो रेलवे का रोड है। ये नहीं पता था कि वो रेलवे की रोड है, क्योंकि रेलवे की रोड की नियमावली अलग होती है, उसमें रेलवे तो। लेकिन यहाँ के नेता तो दबाव बना के रेलवे से रोड बनवा सकते हैं नेता, इसलिए मैंने वो आज लाइव। अच्छा, रेलवे स्टेशन की जो बात है, हालांकि ये पूछना आपसे सही होगा या नहीं, ये बड़े लीडरों का ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन फिर भी चूंकि आप बड़े लीडरों के पास रहते हैं, क्या पता हमारी बात को पहुंचा सकते हैं कि जब हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, जो टिकट जो बनता है, अधिकतर टिकट जो है पहले से दलाल वो करके रखते हैं, जो लोगों को टिकट नहीं मिल पाता। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, चूँकि हमारे किशनगंज सीमांचल के जो अधिकतर लोग हैं, चाहे दिल्ली, मुंबई, पौड़ी, पंजाब, पलायन करते हैं, पलायन करते हैं और उन्हें ट्रेन में बैठकर जाना पड़ता है, टिकट लेना पड़ता है, टिकट मिल नहीं पाता है काउंटर से। जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। इस विषय में मैं सांसद जी से भी बात करूंगा और मैं खुद जाके स्टेशन का कल मैं मुआयना करूंगा, मैं वीडियो भी बनाऊंगा, मैं देखूंगा कि इसमें क्या मामला है। आपका बात जो है मैं इसमें, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत गरीब है और सभी को जाना पड़ता है। मैं कई दफ़ा टिकट ले लेके टिकट मिलते नहीं, फिर वहीं आप दलाल से संपर्क करेंगे तो टिकट मिल जाता है। जी, आपका ये कहना बहुत सही है, ये बात सच है। मैं ये बात को मानता हूँ कि हमारे नेताओं की कमी है। हम लोग बड़े नेताओं से इस मामला में मैं आगे चल के संज्ञान में मैं दूंगा। आखिर में आपसे एक सवाल करेंगे कि कांग्रेस का जो जिला अध्यक्ष जी बड़े भाई पिंटू चौधरी जी, जिनका मैं भी काफ़ी लिहाज करता हूं, और जब मैं भी था और जब नहीं भी हूं, अभी भी मैं मुलाकात होती है तो मैं एक बड़े भाई की नज़र से उसका देखता हूं, पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर। आपका क्या राय है उनको लेकर के? देखिए, अभी पार्टी में ये चल रहा है कि उनको हटाने की एक तरीका से माने तो साजिश की जा रही है। मैं खुले शब्द में बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी में जिलाध्यक्ष पिंटू चौधरी को हटाने की साजिश कर कौन कर रहे हैं? पार्टी के ही कुछ लोग, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं उन्हें ये बात बताना राहुल गांधी को, सूत्रों से खबर मिली है कि सांसद जी खुद चाह रहे हैं कि ये बात मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ कि अगर पिंटू चौधरी पार्टी से हटे तो लोकसभा चुनाव में हम लोग भी पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। उनसे अच्छा विकल्प हम लोगों के पास नहीं है। क्यों ऐसा? क्यों? क्या पिंटू चौधरी ही कांग्रेस है? उसके अलावा कोई दूसरे लोग समय हो गए उनके? नहीं, उसके कारण ये है कि व्यक्ति ठीक है, मैंने उनकी तारीफ की, लेकिन कोई जरूरी तो नहीं है ना कि वही अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। जरूरी है कि आज तक वो जो लेके चले हैं, वो हिंदू मुस्लिम सभी को लेके चलते, देखने का नजरिया एक है। और दूसरा कोई अगर बनेगा तो मैं जानता हूँ कि उसमें क्या हो जाए कि सिर देख के सलाम वाला बात है। चलिए, उन्हें हटाने की बात चल रही है, ये आपने कबूल किया। कांग्रेस के ही लोग कर रहे हैं, कांग्रेस के ही लोग कर रहे हैं, तो किशनगंज किसको बनाने की तैयारी चल रही है? अब वही लोग जानेंगे। कुछ बड़े भी नेता। चलिए, एक बड़ी बात निकलकर सामने आई कांग्रेस नेता से कि कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष है उन्हें हटाने की साजिश चल रही है, और ये साजिश कोई और नहीं कर रहे हैं बल्कि कांग्रेस के ही लोग कर रहे हैं। हम लोग पिंटू चौधरी जी के साथ हैं। आप पिंटू चौधरी जी के साथ? हमारे जैसे कम से कम हजारों युवा उनके साथ है, क्योंकि उनके तरह अच्छा जिलाध्यक्ष हम लोगों को दोबारा नहीं मिलेगा। वो अगर हटते हैं तो मैं भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दूंगा। फिर कौन सी पार्टी में जाएंगे वो आगे देखेंगे। अगर पिंटू चौधरी जी कांग्रेस से उनको हटाया जाता है तो हम लोग भी कांग्रेस छोड़ देंगे। यानी आप कांग्रेस में नहीं, आप पिंटू चौधरी जी से? जी नहीं, मैं कांग्रेस में हूँ, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति को अगर पार्टी से निकाला जाएगा तो वहाँ तो हम चुपने बैठेंगे ना। कारण भी तो बताए जाएंगे। कारण कुछ नहीं है सर, कारण हम लोगों ने, हो सकता है जो लोग हटाने की साजिश करें उनके पास कारण हो। नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पिंटू चौधरी के खिलाफ कोई कारण होगा, क्योंकि आपने भी उनको करीब से देखा है। उनकी अध्यक्षता में आप भी विधानसभा अध्यक्ष रहे बहादुर। मैंने तो कहा कि व्यक्तिगत हमारी राय अगर लगता है कि वो इंसान है, आपको लगता है कि वो जिला अध्यक्ष के आप, मतलब मैं एक आपसे निजी सवाल करता हूँ, आप कैमरा छोड़ दीजिए, समझिए कि मैं व्यक्तिगत तौर पे, अगर आप पार्टी में हैं, सपोज दैट, आपको क्या लगता है कि उनसे अच्छा कोई जिला अध्यक्ष मिलेगा किशनगंज में? मैं एक पर्सनली सवाल करता हूँ। उनसे अच्छा आगे क्या जिला अध्यक्ष अच्छे हैं या पिंटू चौधरी आपको कैसे लगते हैं? व्यक्तिगत तौर पर बात किया, जो एक अच्छे इंसान है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, आखिर में
बहुत लंबा हो रहा है। उन युवाओं के लिए जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो यहाँ के नेताओं को आईना दिखाना चाहते हैं, जो प्रशासन के लोगों से सवाल करना चाहते हैं, जो यहाँ के सत्ताधारी जो लोग हैं उनसे बात करना चाहते हैं, सामाजिक मुद्दों पर प्रहार करना चाहते हैं, उन युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से अपनी बातों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, कभी भी आप किसी का झोला देने वाला कार्यकर्ता मत बनिए कि झोला ढो दें, जैसा कि हम किए हैं, आप मत कीजिए। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब मैं अपने, क्योंकि मैं आप एक ये बात सही है कि मैं किया नहीं, मैं झेला हूँ, इसलिए झेला हूँ। हाँ। अगर किसी के पीठ पीछे या पीछे जाते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद किनारे लगाते हैं, वहाँ पे क्या है कि आप उसके अंडर में रहिएगा। जब तक आप पार्टी बेसिस पे या किसी व्यक्तिगत इंसान के छत्र छाया से हट के कुछ करिएगा, तब तक कोई मुद्दा पे काम नहीं होगा। मैं युवाओं से एक अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी बड़े नेता ये नहीं चाहता है कि हमारा कार्यकर्ता हमसे आगे बढ़े। चलिए, आपने वक्त दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। हम आपका शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना बहुमूल्य जो वक्त है वो केडीबी लाइव को दिया। ये थे हमारे बहुत पुराने साथी भी हैं, शंभू यादव जी, जो कि किसी भी नाम के मोहताज नहीं है, सामाजिक मुद्दों को बड़े ही बखूबी से रखते हैं। धरना अनशन में ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अभी यूथ जिला उपाध्यक्ष किशनगंज से हैं। हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि हमारी और इनकी बीच जो बातें हुई, इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, अपना कमेंट आप ज़रूर दें। और आप तो बिना कहे ही फॉलो कर ही देते हैं, सब्सक्राइब कर ही देते हैं, और बातें अगर अच्छी लगती है तो आप शेयर करना भूलते ही नहीं हैं। लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।